हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी भवनाथपुर में। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास जो भी बच्चे लोग 11th क्लास में हैं, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र रिलीज किया गया है, मॉडल सेट जो भी रिलीज किया गया है, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो रिलीज किया गया है मॉडल सेट, उसमें हम सबसे पहले फिजिक्स का सेट 1 जो भी आया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, जितने भी विद्यार्थी 11th क्लास के हैं ये जो मॉडल सेट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट से निकाल लेंगे और साथ में लेकर बैठेंगे। जब वीडियो देखेंगे तो उस समय साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे और उससे संबंधित जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन के बारे में बताएंगे और कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए हम लोग चालू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है यहाँ पे, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, भारत के लिए या फिर भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है। पहला क्वेश्चन यही है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है जेसी बोस, सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है एच.जे. भाभा, थर्ड वाला जो दिया हुआ है एम.एन. साहा और डी वाला जो ऑप्शन दिया है, चौथा वाला दिया हुआ है सर सी.वी. रमन। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है पहले वाले क्वेश्चन का डी है, मतलब सर सी.वी. रमन जो पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो कब जीता है इन्होंने? तो इन्होंने 1930 ईस्वी में ये पुरस्कार जीता था। तो किस काम के लिए जीता था इन्होंने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिंदी में अगर के बोले तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित इन्होंने कुछ काम किया था। कोई घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित जो भी घटना होता है उससे संबंधित इन्होंने कुछ काम किया था। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर सी.वी. रमन को 1930 ईस्वी में। ये आपका था पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सेकंड में चलता हूँ। सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया, चलते हैं सेकंड वाले प्रश्न के पास। जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हिंदी में भी बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है MKS, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है CGS और थर्ड वाला जो दिया गया ऑप्शन है SI सिस्टम और जो ऑप्शन डी है जो डेसिबल। तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है, मतलब कौन सा जो है मात्रक पद्धति नहीं है, यूनिट सिस्टम नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मात्रक सिस्टम होता है MKS होता है, मात्रक सिस्टम में AB होता है, AB होता है और AB होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं होता है, कौन सा जो है मात्रक पद्धति नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है डेसिबल, मात्रक पद्धति नहीं है। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, डेसिबल जो है मात्रक पद्धति नहीं है। अगर कि हम लोग जानना चाहेंगे कि मात्रक पद्धति कौन सा होता है, कौन कौन सा है, तो पहला जो मात्रक पद्धति है FPS मात्रक पद्धति है, दूसरा जो है CGS है, तीसरा MKS है और चौथा जो है SI है। यही जो 4 है मात्रक पद्धति है। जिसके अलावा जो 5वां ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डेसिबल, तो डेसिबल जो है मात्रक पद्धति नहीं है। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, कहने का मतलब है हिंदी में भी पढ़ दे रहा है कि SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां क्या हैं। जो भी मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनका जो मात्रक होता है क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 7 जो होते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन सा होता है? 7 अगर के शॉर्ट में लिखें तो लेंथ, मास, या फिर और सिस्टमेटिक लिखे तो मास, लेंथ,
टाइम, करेंट, टेम्परेचर, amount of substance एंड जो लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योति तीव्रता। तो यही जो है हमारे पास 7 फंडामेंटल भौतिक राशि हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इनके लिए मात्रक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है मास के लिए होता है किलोग्राम, लेंथ के लिए होता है मीटर, टाइम के लिए होता है सेकेंड, करंट के लिए होता है एम्पियर, टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है कैंडेला। तो यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। तो इसका जो आंसर है थर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो आंसर है ये सही है। याद रखेंगे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। तो मौलिक इकाइयाँ हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो भी एसआई प्रणाली में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं कौन कौन सा होता है। तो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो इन सब के लिए मात्रक हम लोग जानते हैं एसआई पद्धति में, जैसे मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखकर ऑप्शन आसानी से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड हाफ विद स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज। हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि एक वाहन जो है आधी दूरी को v1 स्पीड के साथ मतलब v1 चाल के साथ चल रहा है, उसके बाद जो बचा आधा दूरी है उसको v2 चाल से चल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग औसत चाल निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन अगर कि हिंदी में बोले तो औसत चाल बराबर में तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बता रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस मान लिया कि जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि आधा डिस्टेंस जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है मतलब d/2 डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है व्हीकल, उस समय उसका स्पीड है v1 और सेकंड वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हाफ, सेकंड हाफ जो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए जो स्पीड दिया गया है v2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास d है और ये d जो है दो भागों में बढ़ चुका है जिसके लिए अलग अलग वेग दिया गया है व्हीकल का। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कि जब व्हीकल v1 स्पीड के साथ आधा दूरी तय करता है उस समय उसके लिए टाइम कितना लगेगा, और दूसरा जब आधा दूरी v2 वेग के साथ तय करता है उसके लिए टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो समय लगने वाला है t1 और यहाँ पे जो समय लगने वाला है इसको मान लिया t2। तो यहाँ से हम t1 का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो t1 क्या होगा, समय क्या होगा, तो समय जो होगा ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस जो है d/2 है और इस समय स्पीड है कितना है v1 है। तो ये जो हमारा टाइम निकला t1। इसी प्रकार सेकंड वाला निकालेंगे तो इसके लिए भी जो डिस्टेंस दिया हुआ है d/2 है और इस समय वेग जो है ये कितना है तो v2 है। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ पे मान लिया कि d है और जो पहले वाले हाफ ट्रेवल करने के लिए जो समय लग रहा है वो है t1 और सेकेंड हाफ के लिए जो टाइम लग रहा है वो है t2। तो यहाँ पे लाके t1 और t2 का मान रखेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो गया d अपॉन 2v1
प्लस d/2v2। तो यहाँ से देखेंगे d से d कॉमन मिल रहा है नीचे से और ऊपर से, तो हटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलने क्या वाला है, तो 1/1/2v1 प्लस 1/2v2। और करते हैं यहाँ से 2 को भी हटा लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से मिल गया 1/v1 प्लस 1/v2। इसको हल करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 1/1/2 हो गया। यहाँ से जब हल करेंगे तो लघुत्तम हो गया v1 v2 और ऊपर में आ गया v2 प्लस v1। देखेंगे यहाँ से अब सबको नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ से जो फाइनली निकल के आने वाला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कहने का मतलब है कि जो वाहन दिया गया है, जो कार दिया गया है या फिर जो व्हीकल दिया गया है, उसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए इसे हम लोग पूरा बनाए हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे किस प्रकार से निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया d है। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है कि आधा दूरी मतलब हाफ डिस्टेंस जो व्हीकल है ट्रेवल कर रहा है v1 वेग के साथ, तो उस केस के लिए हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि टाइम कितना लगने वाला है। तो इतना सेकंड का टाइम लगने वाला है। सेम इसी प्रकार सेकंड हाफ के लिए देखेंगे कि सेकंड हाफ जब स्पीड v2 है उस समय टाइम कितना लगने वाला है, तो टाइम हम लोग निकाल लेंगे। और फाइनली जाके वहीं से जो बेसिक फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन वहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d हो गया, टाइम t1 t2 का मान रखें। यहाँ से इसको आगे हल किए तो जो फाइनली निकल के आया है, ये निकल के आया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में जो दिया गया है, जो ऑप्शन पहला दिया गया है, ऑप्शन पहला दिया गया है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो v1 प्लस v2/2। सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है 2v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ऑप्शन डी जो दिया गया है, ये दिया गया है v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो निकल के आया है, दिख रहा है यहाँ पे कि जो एवरेज स्पीड है व्हीकल का वो किसके बराबर है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो चौथा क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी है। ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखे, ऑप्शन निकाले हैं। उसके बाद आइए चलते हैं अगला वीडियो में। हम लोग पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं कि जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी बेस्ड है, तो पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी में समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हिंदी में अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका उपयोग या वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ अगर के कोई वस्तु तेजी से अगर के आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस स्पीड को जो बोला जाता है या फिर उस क्वांटिटी को जो बोला जाता है, उस वेलोसिटी को जो बोला जाता है, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब तात्क्षणिक वेग। अगर के अब यहाँ पे बात करें तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो तात्क्षणिक वेग जो होता है किसी क्षण अगर के हमको वस्तु का वेग बताना है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तात्क्षणिक वेग का। तो जो पहला ऑप्शन दिया ये था। दूसरा दिया हुआ है तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल अगर के बात करेंगे तो किसी क्षण किसी भी व्हीकल के चाल को बताता है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। चाल हम लोग जानते हैं अदिश राशि है, इसके पास दिशा नहीं होता है, वेलोसिटी के पास दिशा होता है। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। और चौथा जो दिया गया है एवरेज स्पीड। तो इस क्वेश्चन का अगर कि आंसर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ, गति की दिशा मतलब गति भी बताना है और साथ में दिशा के साथ साथ
कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, और कि इसे बताने के लिए जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, औसत वेग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए औसत वेग का प्रयोग किया जाता है। अब औसत वेग क्या होता है, तभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर के बढ़ रहा है तो औसत वेग जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आइए चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो छठा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की अधिकतम सीमा, मतलब रेंज बताना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय वहां पर भी देखे थे कि मैक्सिमम रेंज पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि रेंज कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इन प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज जो होता है आर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है मैक्सिमम रेंज, मतलब आर मैक्स पूछा हुआ है। आर मैक्स का मान कितना होगा, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ऑप्शन आर मैक्स के लिए दिया हुआ है यू स्क्वायर बाई जी, कब, जब थीटा का मान 45 डिग्री है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है आर मैक्स बराबर यू बाई जी, इसके लिए थीटा का भी मान यहाँ पर भी 45 डिग्री है। थर्ड वाला जो दिया गया है आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, थीटा का मान 90 डिग्री। और चौथा ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज का मान होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो 45 डिग्री जैसे ही रखे ये हो गया 90 के बराबर थीटा। तो जब साइन 90 का मान रखेंगे तो साइन 90 का मान वो होता है 1। तो अगर यहाँ से देखना चाहेंगे तो आर मैक्स का जो मान होने वाला है, आर मैक्स का जो मान होता है यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होता है, कब, जब थीटा का मान 45 डिग्री है। ऐसे भी जब हमें किसी वस्तु को अधिक दूर तक फेंकना होता है तो हम लोग 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पे जब उसे फेंकते हैं तो वस्तु जो है अधिकतम दूर तक जाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर जो है ये करेक्ट है। ये था आपका छठा क्वेश्चन। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन के पास। सातवां क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। तो सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है, ए बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर with linear velocity 6 meter per second, then its angular velocity is, हिंदी में ही बोल रहे हैं कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर पर सेकेंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग कितना होगा। कोणीय वेग मतलब ओमेगा पूछ रहा है। तो v का मान दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं v बराबर में होता है आर ओमेगा। तो ओमेगा का मान निकालेंगे तो यहाँ से 6/2 कर देंगे तो यहाँ आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर देख सकते हैं कि आंसर जो है बी करेक्ट है। मतलब जो पिंड है, जो वस्तु है, उसका जो कोणीय वेग है 3 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है। तो ये क्वेश्चन था सातवां। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सीलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आठवां क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला गया है कि एक्सीलरेशन किस प्रकार की भौतिक राशि है, मतलब त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह क्या होता है सदिश राशि है। तो इसके लिए भी ऑप्शन, आठवां के लिए भी ऑप्शन हो गया ए। और सातवां का बात करें कि सातवां के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सातवां का ऑप्शन जो है बी करेक्ट है और आठवें के लिए जो ऑप्शन करेक्ट है ए है। उसके बाद नवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन। एक विद्यार्थी जो है अलग अलग इक्वेशन का अध्ययन करता है, जैसे पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फर्स्ट इसका अध्ययन करता है। उसके बाद सेकंड किसका अध्ययन करता है,
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और थर्ड वाला जो अध्ययन करता है किसके बारे में करता है? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे तो बोला गया है इसमें हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशन। मतलब कि सारा जो यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने जो है सदिश राशि हैं, कितने सदिश राशि है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि वर्क भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे फोर्स, अगर के फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो दिया गया है राशि, अलग अलग राशि दिया गया है, इसमें से कितनी सदिश राशियां हैं। तो कितनी सदिश राशियां आपको दिख रहा है? 1 और 1 2। तो इसमें जो सदिश राशियों की संख्या दिया हुआ है, सदिश राशियों की संख्या होगा 2। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बी, ऑप्शन बी। नवा क्वेश्चन का जो आंसर है फिर से देखेंगे, पावर अदिश राशि है, फोर्स सदिश राशि है, वेलोसिटी भी सदिश राशि है। तो यहाँ पे कुल सदिश राशियों की संख्या पूछा गया। तो सदिश राशियों की संख्या, ये जो 3 फॉर्मूला दिए गए हैं तो इसमें केवल 2 ही ऐसे भौतिक राशि हैं जो सदिश राशि हैं, पहला फोर्स और उसके बाद वेलोसिटी। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आसान है इसमें और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद उनका आंसर हम लोग निकालेंगे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग इजीली बहुत ही आसान तरीका से हल करके बता सकते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, टू सेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। हिंदी में पढ़ रहे हैं, गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं। तो जहाँ पर भी झटका उटका का बात होगा, जर्क होगा, तो वहाँ पे आने वाला है इनर्शिया का बात होने वाला है। तो इनर्शिया कहाँ से आता है? तो न्यूटन के गति के पहला नियम से आता है। तो इसका जो आंसर है पहला है, ए है। 10वां क्वेश्चन का जो आंसर है ए है, न्यूटन के गति के पहला नियम से ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है। कहीं पर भी जर्क वाला कंडीशन उत्पन्न होता है, झटका लगता है, तो यह लॉ ऑफ इनर्शिया के अंतर्गत आता है, जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई वी एक्सपीरियंस रिक्वायर इन ए गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। हिंदी में बोल रहे हैं, गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। जब हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। इसका एक कारण है, एक कारण ये है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके अलावा दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब यहाँ पे न्यूटन के थर्ड वाला नियम काम करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला दिया गया है क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होती है, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, गोली के पास शून्य रेखीय संवेग होती है, और जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, वी एक्सपीरियंस रिक्वायर इन ए गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट ड्यू टू, किसके कारण से? व्हेन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बुलेट्स आर 0। मतलब जब गोली का रेखीय संवेग, या फिर बोल सकते हैं कि बंदूक का रेखीय संवेग, इसके अलावा और भी बोल सकते हैं कि पूरे निकाय का रेखीय संवेग जब 0 के बराबर होता है तब यह फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। गोली के पास शून्य रेखीय संवेग होता है, जिसके कारण से यह घटना मिलता है, और यह घटना जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। जब हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं तो हाथ को हल्का सा पीछे की ओर खींचते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि झटका अनुभव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 दिया हुआ है, एक पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 kg है,
मास दिया हुआ है पिंड का, मतलब एक कण का मास है 2 kg। तो इसके लिए बोला है कि इसका वेट कितना होगा। तो वेट कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं वेट जो होता है mg के बराबर है। कुछ नहीं करना है, 2 गुने g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान होता है 9.81, गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ गया कितना 19.62। तो ऑप्शन देख के यहाँ पे मिला लेंगे, तो जो ऑप्शन ए है इसके लिए करेक्ट है। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। उसके बाद तो 12वां के लिए ए दिख रहा है, कितना आ रहा है 19.62। इसके अलावा 13वां क्वेश्चन, जो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक बस चल रही है, उस पे बैठा एक बस चल रही है जिसमें कोई यात्री बैठा हुआ है। बस जो है अचानक रुकती है तो यात्री जो है ऐसे भी जानते हैं आगे की ओर झुक जाता है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि यह गति के किस नियम पर आधारित है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कहीं पर भी जर्क महसूस हो, झटका लगे या फिर आगे झुक गए कहीं पे। जब ये घटना कब होता है, जब हम लोग बस पे सफर कर रहे हैं, झुक जाते हैं कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर। तो ये जो आधारित होता है घटना न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित होता है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो इसका आंसर भी हो गया, 13वां का भी आंसर जो है ए है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन लिखा है कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फॉर। हिंदी में बोल रहे हैं कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम, दोनों जो होता है दोनों की सहायता से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी है। अब ध्यान से सुनेंगे, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है जिससे संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो जो दूसरा नियम बोलता है संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। और थर्ड वाला जो नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। तो ये दोनों घटना जब एक साथ मर्ज हो जाएंगे, तो जब कोई भी कण जिसके बीच में कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो उनके बीच में संवेग संरक्षण की घटना को हम लोग जब भी समझना होगा तो न्यूटन के गति के दूसरा नियम और तीसरा नियम दोनों का क्या करेंगे, एक साथ सहारा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पिंड है जिसको हम लोग किसी सतह पर रखे हैं जिसका द्रव्यमान दिया गया है कैपिटल M है, और यह इस सतह पर ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बोला है कि इस पर लगने वाला जो घर्षण बल का मान होगा, इस पर जो लगने वाला घर्षण बल का मान होगा क्या होगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है पिंड के द्रव्यमान का वर्ग, पिंड के द्रव्यमान के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है पिंड के द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पिंड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले निकाल के देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना। वस्तु का हम लोग ये बीडी बनाएंगे जिसका द्रव्यमान है, तो इसका सीधा सीधी वेट नीचे आने वाला है mg। एक सतह के द्वारा रिएक्शन लगाया जाएगा जिसको बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। और इस सतह के द्वारा जो यहाँ पे जब वस्तु इस प्रकार से गति करेगा तो इसके ऊपर एक घर्षण बल काम करने वाला है। तो इस घर्षण बल को हम लोग बोले हैं F। तो हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल जो होता है F जो होता है सीधा समानुपाती होता है नॉर्मल प्रतिक्रिया का। जो भी सतह के द्वारा लगाया जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया उसका सीधा समानुपाती होता है, या फिर F बराबर में म्यू mg। अब यहाँ पे म्यू का मान अलग अलग होता है, अलग अलग कंडीशन में देखे हैं। जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसके इसी के आधार पे हम लोग म्यू का मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उतना नहीं देखना है, क्वेश्चन में बस देखना है म्यू जो है कांस्टेंट है, जो किसी भी सतह के लिए दिया जाएगा कि सरफेस कितना है उस प्रकार उसका सतह किस प्रकार से घर्षण के लिए, मतलब घर्षण गुणांक का मान है क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से फोर्स मिल जाएगा, सीधा समानुपाती है किसका, m का। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल है पिंड के द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखल है इन एनी टाइम इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, मतलब किसी भी प्रकार के टक्कर के लिए, किसी भी प्रकार के कोलिजन के लिए, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन या फिर एनी काइंड ऑफ कोलिजन। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ऑप्शन सी है बोथ। बोथ कहने का मतलब कि जो ऊपर में दोनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन जो लिखना है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। सेकेंड देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ऑप्शन सी है ए एंड बी, मतलब जो दोनों ऊपर का दिया हुआ है स्टेटमेंट है दोनों के बारे में बोल रहा है। और ऑप्शन डी जो है एन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कोलिजन, कोलिजन में पूछा गया है। तो कोलिजन चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का कोलिजन, तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोलिजन देखेंगे तो कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो किसी भी प्रकार के कोलिजन के लिए संवेग हमेशा संरक्षण में रहता है। ध्यान से सुनेंगे, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो संवेग हमेशा संरक्षण में रहता है। अब बात करें कि गतिज ऊर्जा कब संरक्षण में रहता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, तो इसका आंसर जो है पहला है। लेकिन कुछ यहाँ पे और चीज जान लेंगे। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो ध्यान देंगे कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षण में केवल कहाँ होता है, तो इलास्टिक कोलिजन में होता है, इलास्टिक कोलिजन में होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर अगर के बोले यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। इसके अलावा और के बात करें इन इलास्टिक कोलिजन ओनली लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल रैखिक संवेग संरक्षण में रहता है, लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में जब भी बात होगा तो उसमें दोनों कंजर्वेशन में होता है, मतलब संरक्षण में रहता है, लीनियर मोमेंटम भी रहता है और साथ में गतिज ऊर्जा भी रहता है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि लीनियर मोमेंटम हमेशा संरक्षण में होता है। तो जो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है 16वां क्वेश्चन का जो आंसर है ए है। किसी प्रकार का भी कोलिजन हो तो इसमें रैखिक संवेग हमेशा संरक्षण में होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ टक्कर जब होता है तो उसमें दोनों लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्वेशन में होते हैं, मतलब कंजर्व रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। इसके अलावा और भी है टक्कर से संबंधित, तो पढ़ेंगे थ्योरी, समझ में आएगा कि टक्कर से क्या क्या सवाल बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से पूछा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और कोफिशिएंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान कितना होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ये सारा चीज थ्योरी में मिल जाएगा जो पढ़ाया गया है यहाँ पे। इसके अलावा बुक रेफर करेंगे, बुक में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 17वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोला गया पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं mgh के बराबर होता है, mg
एच के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से देख के बता सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन में जो पूछा गया है बीच में खाली स्थान छोड़ दिया गया है, इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण होने वाला है, तो इसका जो आंसर होने वाला है जो क्वेश्चन नंबर 17वां इसका आंसर डी है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन जो दिया गया है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क। ध्यान देंगे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है F डॉट ds, या फिर इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो F ds cos थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डॉट ds, मतलब बल गुणे विस्थापन। बोला है कि इसके बीच में जब वक्र बनाएंगे किसके बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, तो जो मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, तो कार्य मिलने वाला है। 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है सी है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन लिखा हुआ है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन रोटेशनल एनालॉग ऑफ, मतलब हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, पे ध्यान से सुनेंगे। किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है, मतलब यहाँ पे तुलना करने के लिए बोल रहा है घूर्णन गति और रैखिक गति के बीच में तुलना करेंगे। तो ध्यान एक बात याद रखेंगे कि रैखिक गति में जो बल काम करता है, फोर्स काम करता है, वैसा ही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देके बता सकते हैं कि टॉर्क जो है फोर्स के अनुरूप है, टॉर्क जो है फोर्स के अनुरूप है। तो यहाँ पे जब हम लोग तुलना कर रहे थे रैखिक गति और रोटेशनल मोशन, लिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, तो वहाँ पे सब कुछ बताया गया था कि कौन किसके जगह, कौन किसका स्थान लेगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो है फोर्स रिप्लेस करेगा टॉर्क को, या फिर बोल सकते हैं कि टॉर्क जो रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है, अगर कि उसको हम लोग चेंज करके देखना चाहेंगे लिनियर मोशन में, तो किसके काम करने वाला है, तो फोर्स का काम करने वाला था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे। 20वां कौन सा क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, दिस इज कॉल्ड टॉर्क, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टाउ इक्वल टू जो होता है I इंटू अल्फा होता है, I इंटू अल्फा होता है। तो टॉर्क जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन करेक्ट है बी करेक्ट है। तो 20वां क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 19वां था। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी है, टॉर्क। टॉर्क जो होगा किसके बराबर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसके बराबर मिलने वाला है, टॉर्क के बराबर मिलने वाला है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass, then its angular momentum directed along its axis of rotation। कहने का मतलब है कि पिंड जिस भी अक्ष के अनुदिश रोटेट होता है उसी अक्ष के दिशा में कोणीय एंगुलर मोमेंटम का मान होता है, एंगुलर मोमेंटम का मान होता है। इसका जो आंसर है 21वां क्वेश्चन का जो आंसर है डी है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग 22वां क्वेश्चन के पास। 22वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। हम लोग जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है, पलायन वेग जिसको हिंदी में कहा जाता है, पलायन वेग का जो मान होता है एस्केप वेलोसिटी, तो v बराबर में एक फॉर्मूला होता है √2gr। अगर कि यहाँ से देखना चाहेंगे जब g का मान रखेंगे तो g का भी मान रख सकते हैं gm/r²। √2 ये हो गया gm/r² इंटू r। तब यहाँ पे जो ऑप्शन है पूछा गया है कि जो एस्केप वेलोसिटी है किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला दिया हुआ है मास ऑफ प्लेनेट, दूसरा दिया हुआ है रेडियस ऑफ प्लेनेट, तीसरा है मास ऑफ बॉडी और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि मास ऑफ प्लैनेट, ये है मास ऑफ प्लैनेट, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये है रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये भी है रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है, जो पूछा गया डज नॉट डिपेंड, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो पलायन वेग का मान होता है कभी भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन जो सही होने वाला है सी सही होने वाला है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो मान होता है अधिकतम कहाँ होता है। तो यही क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछा गया था। पोल ऑफ अर्थ, पोल ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो यही जो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हम केवल यहाँ पे सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन जो दिया गया है, बाकी ऑप्शन आप लोग घर पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, मतलब जो भी पलायन वेग है पिंड के द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तभी जो पीछे वाला जो क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तभी हम लोग पीछे देखे थे कि पलायन वेग का जो मान होता है, एस्केप वेलोसिटी का मान जो होता है ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो 24वां क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देख के बता सकते हैं। तो m के पावर 0, तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है एक करेक्ट है। मतलब m के पावर 0 कहने का मतलब 1 और ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, मतलब निर्भर नहीं करता है, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, तरल जब चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड, तो फ्लूइड में समझ में आ जाएगा। वहाँ पे बताया गया है कि पास्कल का नियम क्या होता है। तो पास्कल के नियम के आधारित है कौन सा सिस्टम काम करने वाला है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करने वाला है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड फाइनली इट, बोल रहा है हिंदी में देखेंगे, कोई पिंड किसी श्यानन द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंतः में यह एक निरंतर वेग के साथ आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब कभी भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी वस्तु को जब हम लोग तरल में फ्रीली डुबा रहे हैं, फ्रीली गिरा रहे हैं, फ्रीली कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो तरल के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा जो बल लगने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, उत्प्लावन बल, और पिंड का कुछ ना कुछ वेट होगा, यहाँ पे भार होगा, यह पिंड का वेट है, और जो तरल के द्वारा लगाया गया फोर्स है इसको बोला जाता है बायोन्सी फोर्स। और वस्तु लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फ्रीली तरल में अंदर की ओर जा रहा है, तरल में फ्रीली जा रहा है, कहने का मतलब है कि वेट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट, और उसके लिए जो तरल के द्वारा लगाया गया यहाँ पे बायोन्सी फोर्स का मान है, दोनों जब इक्वल हो जाएगा तभी जाके ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। और कैसा कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो जो वस्तु है तरल में निरंतर एक नियत वेग के साथ आगे की ओर गति करता है, और उस वेग का नाम भी है, कौन सा वेग है वो, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको बोला जाता है, सीमांत वेग कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब हम लोग क्लास में देख रहे थे तो टर्मिनल वेलोसिटी से संबंधित बात हुआ था कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, सब कुछ निकाले थे कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को तरल में डुबा रहे हैं या फिर गिरा रहे हैं और वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो गति स्वतंत्र रूप से तभी संभव है जब वस्तु का वेट और बायोन्सी फोर्स बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन है तो जो ऑब्जेक्ट है तरल में नीचे की ओर एक नियत वेग के साथ आगे की ओर बढ़ता है, उस वेग को बोला जाता है सीमांत वेग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो ऑप्शन जो सही होने वाला है ए, फॉल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
इसका जो ऑप्शन सही है पहला वाला सही है। अगर यहाँ पे नाम पूछ दिया जाता है कि उस वेग का क्या नाम है, तो उस वेग का जो नाम है सीमांत वेग नाम है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला भी निकाले हैं, इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी बताए हैं ऑफलाइन क्लास में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो जो विस्कस फोर्स है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो विस्कस फोर्स का मान अगर कि हम लोग देखेंगे, विस्कस फोर्स बराबर में कितना होता है? तो अगर कि न्यूटन की श्यानता के नियम से देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो F/A जो होता है म्यू dV अपॉन dy के बराबर होता है। तरल के द्वारा जो लगाया गया विस्कस फोर्स है या फिर इसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेस, इसका जो मान होगा, विस्कस फोर्स का मान होगा, किस पे निर्भर करेगा? क्वेश्चन में यही बोला है, डज नॉट डिपेंड, नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। उसके बाद सेकंड दिया गया है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब नेचर ऑफ फ्लूइड, जिसके लिए काम करेगा यहाँ पे म्यू, जिसको बोला जाता है श्यानता गुणांक कहा जाता है। थर्ड है एरिया। एरिया पर भी निर्भर करेगा, एरिया को हम लोग इधर कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं बी बराबर में ए म्यू dV अपॉन dy। अगर के बात करें कि किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वेग के ऊपर नहीं करता है लेकिन वेग प्रवणता के ऊपर निर्भर करता है। तो वेग प्रवणता किसको बोलते हैं कि अगर के स्थान के साथ किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है तो उसी को बोला जाता है वेग प्रवणता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वेलोसिटी up to which the flow of liquid remains streamlined and above which become turbulent is called critical velocity। is called critical velocity। इसका जो आंसर है ये है, हिंदी में फिर से एक बार समझा रहे हैं। जिस वेग पर किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है और उसके ऊपर विक्षुब्ध हो जाता है तो वह वेग क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। तो धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है कि जो तरल के अणु होते हैं एक सीधी रेखा के अनुदिश गमन करते हैं, मतलब वहाँ पे लेयर बाय लेयर तरल का प्रवाह होता है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में रैंडम मोशन होता है। तो जब लेमिनार से टर्बुलेंट या इसी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, जिस वेग पर संभव होता है उस वेग को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। अगर के क्रिटिकल वेलोसिटी का मान निकालना होगा हम लोग रेनॉल्ड्स संख्या का इस्तेमाल करेंगे और रेनॉल्ड्स संख्या की सहायता से क्रिटिकल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो होगा, तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर का मान अलग अलग देखना पड़ेगा कि फ्लो किससे हो रहा है, पाइप से हो रहा है या फिर प्लेट के ऊपर हो रहा है, उसके आधार पे हम लोग बताएंगे। उसके बाद 29वां आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर 28 तक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में तैयार करेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें आज हम 28 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया, थोड़ा विस्तृत जानकारी दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं और क्वेश्चन का ऑप्शन भी बताया है। तो अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।